हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 सोशल इकोनॉमिक्स लेसन नंबर सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मेरा इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से जो है इकोनॉमिक्स वाली जो आपकी बुक है एटलीस्ट उससे आपका लास्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में एटलीस्ट कितने सेक्टर्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, उनका एक्सप्लेनेशंस है कि डिफरेंट टाइप्स के हमने जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि कहीं आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग किया गया है, कहीं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया गया, कहीं पब्लिक फाइनेंस प्राइवेट के अकॉर्डिंग किया, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्टर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल है एटलीस्ट उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो वी सी अराउंड मैनी पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। जैसे हम देखते हैं हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन exchange goods and services, some are involved in manufacturing, some are involved in हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। तो कुछ जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स में होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में होते हैं, कुछ उनकी हेल्प करते हैं। तो इस स्टाइल से आपकी जिस एक्टिविटी या जिस स्टाइल का आप टास्क जो है ऑपरेट करते हो एटलीस्ट आपको उसी स्टाइल के सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है कि आपकी वर्किंग की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और कंडीशंस क्या है। Then first of all there are many activities that are undertaken by the directly। तो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी सेक्टर्स, सेकंड आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर्स एंड थर्ड आएगा आपका टर्शरी सेक्टर्स। इस स्टाइल से एक्टिविटी के बिहाफ पे हमने हमारी पूरी इकोनॉमी को थ्री जो है हमारे सेक्टर्स उसमें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स में हम जो टोटल इन्वॉल्व करते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होंगे, विच ऑक्यूपेशंस आर इंक्लूड इन, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ऑक्यूपेशंस को प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड किया गया एंड वाई इट इंक्लूड इन प्राइवेट सेक्टर्स, और उसको हम प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो एटलीस्ट उसका बेस क्या है। देन इन प्राइमरी सेक्टर्स द बेस इज नेचुरल रिसोर्सेज। बेस जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है। उन नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प के बिहाफ पे हम वहाँ से कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है आपका। तो कल्टीवेशन है, जैसे आपने कॉटन प्लांट का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि यू आर प्रोड्यूसिंग कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी, क्रॉप होगी, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन नेचुरल सोर्सेज, काइंड ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, दीज ऑल आर नेचुरल सोर्सेज। तो जो नेचुरल सोर्सेज होती है हमारी एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट उसी पे डिपेंड रहती है कि एग्रीकल्चर की कंडीशन बेटर होगी, लोअर होगी, हायर होगी, किस स्टाइल की होगी, देन इट इज़ डिपेंड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो जिसका बेस्ट, जिसकी प्रोडक्शन का बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज होता है देन इट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर्स, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से। सेकेंड आता है, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट। Then dairy product is also depend upon the biological conditions of animals and availability of fooder, कि आपके यहाँ फूडर किस स्टाइल का है, आपके एनिमल की जो एक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बिहाफ पे एनिमल्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मिल्क जो होगा वो किसके बिहाफ पर हुआ, वापस वही जो है हमारी नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा। तो देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, that are many activities which are directly undertaken by using natural resources। तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को अंडरटेक कर करके फिर प्रोड्यूस की जाती है, देन इट इज़ इंक्लूडेड इन ये, देन दीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉटन प्लांट बुक में ले रखा है बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं आपके कॉटन प्लांट की ग्रोथ जो है वो उस पर डिपेंड करेगी। देन डेयरी इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूडर्स, और जो डेयरी प्रोडक्ट है इट इज डिपेंड अपॉन द बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एनिमल्स। ये बायोलॉजिकल उस पर डिपेंड कर रहा है और आप उसको जितना अच्छा फूडर दोगे डेयरी की अवेलेबिलिटी आपकी उतनी बढ़ जाएगी। देन इट इज ऑल्सो नेचुरल सोर्सेज है, इट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी। तो हम डेयरी को भी किस में इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी में करते हैं। अब आपका मिनरल्स एंड ओर, मिनरल्स एंड ओर्स आर जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं
कहाँ से आपकी माइनिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं, अर्थ से ऑब्टेन किए जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। आप जैसे डिगिंग करते हो अर्थ की, आपको जो है मिनरल ऑर्स और रिसोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं। देन इट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर्स, क्योंकि माइनिंग जो है वो आपको नेचर से फ्री में मिली है। अब आप उसकी डिगिंग कर रहे हो और वहाँ से आप जो है और रिसोर्सेज निकाल रहे हो, तो ये भी आप किस में इंक्लूड करोगे, प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड किया जाएगा इनको। दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट। अब आप इसको प्राइमरी सेक्टर्स क्यों बोलते हो, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। अब हम इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द बेस ऑफ अदर प्रोडक्शंस और अदर कंपोनेंट्स या अदर फैक्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, इसको प्राइमरी में इसलिए इंक्लूड किया गया है कि ये बेस है। आप इससे दूसरे प्रोडक्ट जो प्रिपेयर करोगे उनकी प्रिपरेशंस में हमें कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं। इसमें आपके आता है एग्रीकल्चर आता है, डेयरी आता है, फिशिंग आता है, कैटल रियरिंग जो है वो आता है, फॉरेस्ट्री आता है। तो दीज ऑल आर रिलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो तो सो प्राइमरी सेक्टर्स इज ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो प्राइमरी कहो आप एग्रीकल्चर कहो, ये आपकी सेम काइंड है। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्टर्स covers activities in which natural products are changed into the other form, way of manufacturing that we associate with the industrial activities. अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि सेकेंडरी सेक्टर्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं कि कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। नेचुरल प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं इन अदर फॉर्म बाय मैन्युफैक्चरिंग देम। उसको हम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व कर करके उससे हम नेक्स्ट एक अलग प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं, और उस अलग प्रोडक्ट से जो है आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप एक अलग रूप में देखते हो। तो इसमें हम इस एक्टिविटीज में क्या करते हैं, आपकी फॉर्मेशंस चेंज हो जाती है। क्या हो गई, आपकी फॉर्मेशंस चेंज हो गई। कॉटन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू कॉटन थ्रेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड लेबर। कॉटन प्लांट को या कॉटन सीड्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉटन थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। किसकी हेल्प ली हमने, मशीन्स की हेल्प ली, और उनकी हेल्प के बिहाफ पर हमने उसको कर दिया। शुगर केन जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, इट विल कन्वर्ट इनटू शुगर केन जो है वो शुगर और गुड़ में कन्वर्ट हो गया। तो वो भी बेस कहाँ से आया था, एग्रीकल्चर से आया था बेस, और हमने उसको इंडस्ट्री की जो मदद लेकर के, एक इंडस्ट्री की जो है मदद ली जाती है, और उसके बाद इसका जो है वो टोटल चेंज कर दिया जाता है इसमें जो भी होता है। तो दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ये सब किस में इन्वॉल्व होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में होगा। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये जो सेक्टर्स होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज जो है उनकी हेल्प ली जाती है, दैट कैम अप इन द चेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी प्रोसेस में आती है। तो यहाँ पर इसको हम कौन सा सेक्टर कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और इसको आप जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी आप जो है उसको बोल सकते हो। अब आता है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स विच इज़ नॉन एज टर्शरी सेक्टर्स। उसको हम टर्शरी सेक्टर्स के नाम से जो है वो जानते हैं। आपका थर्ड जो है वो पावरफुल सेक्टर्स है, एंड दीज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, इसमें हम किसको, इन टर्शरी सेक्टर्स वी इंक्लूड these types of activities which help in the development of industrial sectors and primary sectors। तो आपका जो टर्शरी सेक्टर्स है उसमें हम किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, which help in the development of agriculture sector and which help in the development of industrial sectors। तो सर्विस सेक्टर्स जो होता है it do not produce any types of goods। इस सेक्टर में किसी स्टाइल का गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है। टर्शरी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, एंड दीज सर्विसेज हेल्प इन प्राइमरी सेक्टर्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो यहाँ पर हम कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये सेक्टर ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ
फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्टर्स। इस सेक्टर में हम किसको इंक्लूड करते हैं? विच इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, दैट दे एड एंड सपोर्ट इन प्रोडक्शंस, बिकॉज दे एड एंड सपोर्ट इन प्रोडक्शंस। इसमें उन सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, उसमें हेल्प करती है, कंट्रीब्यूट करती है। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेटेड सर्विसेज रेदर देन गुड्स, देन दीज एक्टिविटीज जनरेटेड, देखो दीज एक्टिविटीज जनरेटेड सर्विसेज रेदर देन गुड्स, यहाँ पर हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। किसी स्टाइल का कोई भी गुड्स जो है वो आपका इसमें यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका लिया गया है कि अगर सपोज कीजिए कि आपकी ब्रिक्स इंडस्ट्री है, ब्रिक्स की इंडस्ट्री है, तो आपको ब्रिक्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन की आएगी। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन करने के लिए आपको टॉक करना पड़ेगा प्राइस के लिए, मार्केट कंडीशंस के लिए, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आएगी। फिर आपको लोन भी लेना पड़ेगा इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर के लिए, देन बैंकिंग सर्विसेज आएगी। क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तो इंश्योरेंस आएगी, इंडस्ट्री का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा तो इंश्योरेंस आएगी। तो दिस इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड अदर फैसिलिटीज़। ये जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड की जाती है आपके टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर जो होता है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सर्विसेज। ये सर्विसेज पे बेस्ड होता है, जो किस में हेल्प करती है? पहले तो प्रोडक्शन में, बट सम सर्विसेज विच डू नॉट हेल्प इन द प्रोडक्शंस और डू नॉट हेल्प, वो जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प ही नहीं करती है, दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर्स। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो डायरेक्ट हेल्प नहीं करती है बट इनडायरेक्ट में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको एजुकेटेड करेगा, डिग्री लोगे तो प्रोडक्शन करना सीखोगे, आप एग्रीकल्चर की डिग्री लोगे तो एग्रीकल्चर करना सीखोगे, बट इनडायरेक्ट वे में हेल्प किया। तो टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर, ये जो होते हैं इनकी सर्विसेज दी जाती है, बट ये सर्विसेज जो होती है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करती है, वो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। तो दीज सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर्स। इन सर्विसेज को भी हम जो है वो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी टाइप्स ऑफ, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपके गुड्स के हेल्प पे जो है प्रमोशंस करते हैं। और कुछ पर्सनल सर्विसेज होती है जो जैसे बार्बर है, कॉबलर है, ये एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। तो लॉयर है, तो ये आपको इनडायरेक्ट वे में हेल्प करते हैं। अब कुछ सर्विसेज ये होती है जैसे बैंकिंग का आपको एग्जांपल लेते हो, तो जैसे कम्युनिकेशन का लोगे तो इंटरनेट कैफे, बैंकिंग का लोगे तो आपका एटीएम बूथ है, कॉल सेंटर्स है कम्युनिकेशन की फील्ड में, तो ये सर्विसेज भी आपके टर्शरी सेक्टर में ही आएगी। तो टर्शरी सेक्टर जो है उसका कितना स्कोप हो गया, वाइड स्कोप हो गया, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है आपके पीपल्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो टीचर, डॉक्टर, बार ट्रांसपोर्ट होती है। अब आता है कंपेयरिंग नो हाउ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर्स। अब आपका इनका एक कंपैरिजन चल रहा है, एंड हाउ यू नो द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईच सेक्टर्स। अभी आपने देखा कि इकोनॉमिक की आपकी तीनों ब्रांचेज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका एग्रीकल्चर में होता है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज आपका सर्विस सेक्टर्स प्रोवाइड करता है। देन व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, हमें अब टोटल प्रोडक्शन निकालना पड़ता है कंट्री का। तो टोटल प्रोडक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए जो होता है डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस हम जो है वो काम में लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज जो होती है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जब आप तीनों सेक्टर में कंपैरिजन कर रहे हो, तो सबसे पहली बात कि हाउ मेनी पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर्स, हाउ मेनी इन सेकेंडरी एंड हाउ मेनी इन वो। सबसे पहले आप पीपल एंगेज कितना है, कितनों ने मेन ऑक्यूपेशंस करना, उनका टर्नओवर क्या है, तीनों सेक्टर से आपकी इनकम का क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके इन तीनों सेक्टर्स का सबसे पहली बात तो कंपैरिजन हो पाएगा। उसके बाद आता है कि हाउ डू वी नो द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। अब आपको ईच सेक्टर का प्रोडक्शन निकालना है, तो इसकी कैलकुलेशन अब वैसे तो 12th में पढ़ोगे जब नेशनल इनकम वाला टॉपिक पढ़ोगे, अगर कॉमर्स लिखा तो, नहीं तो ठीक है, यहीं तक काफ़ी है। तो यहाँ पर ये होता है कि अब आप सोचते होंगे कि डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्शन हुआ, तो उसके कैलकुलेशन का बिहाफ क्या होना चाहिए, उसको एटलीस्ट कहाँ कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि सपोज कीजिए
ऑलमोस्ट क्या होता है, जो फाइनल गुड्स होता है एटलीस्ट उसी को इंक्लूड किया जाता है जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ पर आपका एक एग्जांपल दिया गया है कि जो है सबसे पहले एक फार्मर ने क्रॉप्स जो है वो की और फ्लोर मिल को 8 रुपए पर केजी में सेल कर दिया। सबसे पहले फार्मर का प्रोडक्शन है, तो फार्मर हु सेल्स हिज फ्लोर मिल 8 रुपए पर केजी में, 8 रुपीज पर केजी में उसने जो है आपका व्हीट जो है वो सेल कर दिया और उसने वापस 10 रुपए पर केजी में बेकर को सेल कर दिया फ्लोर मिल में। बेकर ने उसका क्या किया, बेकर ने इसको वापस 15 रुपीज में सेल कर दिया। देखिए सबसे पहले फार्मर के 8 रुपए के गेहूं हुए 8, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। देखो ये आपको सोचना है कि सपोज कीजिए फार्मर के जो है क्रॉप्स हुई वो 80 रुपीज, 80 करोड़ 80 किसी की हुई। फार्मर ने ये व्हीट एक फ्लोर मिल को सेल कर दिया 10 करोड़ 10 लाख 10 में सेल कर दिया या 100 में सेल कर दिया। फार्मर को 80 का हुआ और फार्मर ने किसको सेल कर दिया, ये एक फ्लोर मिल को ये जो है वो सेल कर दिया गेहूं। फ्लोर मिल ने वापस 80 में लेकर के और 100 में ये किसको सेल कर दिया, एक बेकर को सेल कर दिया। 100 रुपए में इसको बेकर को सेल कर दिया और बेकर ने उससे बिस्किट बना करके 150 रुपीज में जो है वो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किया और ये फाइनल गुड्स जो है वो उसने मार्केट में सेल कर दिया। अब आप देखोगे क्या कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाए, इसकी इनकम को इंक्लूड किया जाए, इसकी इनकम को इंक्लूड किया जाए या इसकी इनकम को इंक्लूड किया जाए। तो हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ले लेते हैं। तो हम यहाँ 150 को एज इट इज ऐड कर लेंगे और 150 रुपीज जो है वो आपका फाइनल जो है वो प्रोडक्शन जाएगा। बाकी का सब जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स जो है हमारा वो माना जाता है। इसको हम इसका 80 इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं और इसको हम 100 इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं। बाकी का इसका सेल्फ का प्रोडक्शन है। आगे आप पढ़ोगे, अगर समझना चाहो तो अभी समझा देती हूँ कि देखिए 80 रुपए की क्रॉप्स हुई। अब इसमें से आप क्या करते हो, 100 रुपीज में से 80 माइनस करते हो तो ये निकल करके आ गया आपका 20 और उसके बाद आप 100 में से किसको माइनस करते हो, 150 को माइनस करते हो तो ये आपका निकल करके आ गया क्या 50। तो ये तो हो गया आपका कौन सा सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ये दो। तो और इसमें आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट ऐड कर दो तो कुल मिलाकर के आपके वैसे भी 150 आ जाएगा। देखो वैसे भी आपका 150 आ सकता है और ऐसे भी 150 आता है, लेकिन हमारा जो सिस्टम बोल रहा है वो सिस्टम यही कहता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। कि the value of final goods and services produced during the year is known as the final productions। तो फाइनल तो यही था, कुछ नहीं था। इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें आटा भी मिला हुआ है और गेहूं भी मिले हुए हैं। इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें आटा और गेहूं दोनों मिले हुए हैं। इस वजह से यही फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बिस्किट है वही आपका बेकर ने जो सेल किया 150 रुपए में बिस्किट, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा। और जब जीडीपी की हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट ही जो है आपका वो जो है कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर नहीं, फाइनल जो फाइनल गुड्स, अगर इसने कुछ फाइनल किया तो बोलो, इसने कुछ फाइनल किया तो बोलो, इसने कुछ फाइनल किया तो बोलो, लेकिन फाइनल तो ये है, उन दोनों का फाइनल था ही नहीं। गेहूं भी इंटरमीडिएट आ गया और आटा भी इंटरमीडिएट आ गया, तो फाइनल यही है, कंज्यूमर यही कंज्यूम कर रहा है, बिस्किट कंज्यूम कर रहा है। इस वजह से आएगा प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर, तो यही उस टोटल का जो है वो दैट ईयर का है। तो सम ऑफ ऑल सेक्टर्स इज कॉल्ड जीडीपी। अगर इस स्टाइल से अलग अलग सेक्टर ने कोई फाइनल गुड्स प्रिपेयर किया हो जो डायरेक्ट कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया हो, सपोज करो 80 करोड़ रुपए के गेहूँ हुए होते या 80 लाख के गेहूँ हुए और 80 लाख के गेहूँ को पब्लिक ने डायरेक्टली परचेज कर लिया किसान से कंजम्पशन के लिए, तो वो 80 करोड़ रुपीस डायरेक्ट फाइनल गुड्स में आ जाएंगे। आपने किसी फ्लोर मिल को नहीं बेचा, आपने किसी बेकर को नहीं बेचा, बेकर ने शॉपकीपर को बिस्किट बना के नहीं बेचे, तो फिर वो सारी बात खत्म हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होती है टोटल सारे सेक्टर्स की, एटलीस्ट हम इसमें उन्हीं को इंक्लूड करते हैं
और उसी के थ्रू किया जाता है। तो जीडीपी टास्क अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जीडीपी का जो टास्क होता है इट इज़ अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है एटलीस्ट उसके थ्रू ये जीडीपी को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस होती है वो उन दोनों के थ्रू की जाती है। दिस मिनिस्ट्री हेल्प द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये जो मिनिस्ट्री होती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं ऑल स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, उनकी हेल्प लेती है और उनकी हेल्प के बिहाफ पे जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये डिपार्टमेंट हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों को ऐड कर करके फिर हमारी नेशनल इनकम या सॉरी उसके बाद हमारी जो है वो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो जीडीपी कैलकुलेशंस का भी एक तरीका आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको वो भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये टास्क जो है जीडीपी को कैलकुलेट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का है। मिनिस्ट्री इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ऑल स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के एटलीस्ट उनकी हेल्प के बिहाफ पे इसको करती है, उसमें वो फाइनल प्रोडक्ट को इंक्लूड करती है और फाइनल प्रोडक्ट एंड फाइनल सर्विसेज दोनों को ऐड कर करके फिर हमारी कंट्री में जो है वो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर आपके पेज नंबर जो है 21 पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, आपको उनको पढ़ना है और फिर बताना है कि उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो खाली इस स्टाइल का ये कॉलम दे रखा है उसमें आपको बताना है कि इन एक्टिविटीज़ का यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये है कि अगर कॉटन के कल्टिवेशंस की बात कह रखी है और कॉटन का जो कल्टिवेशंस है वो कंट्री में हो रहा है, लेकिन जो कॉटन इंडस्ट्री है, थ्रेड इंडस्ट्री है, वो यहाँ का कॉटन परचेज नहीं कर करके कहीं और का इंपोर्ट कर ले, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के थ्रू प्राइमरी सेक्टर्स पर बैड इम्पैक्ट शो हो रहा है। अगर कॉटन परचेज नहीं किया जाएगा कॉटन इंडस्ट्री के थ्रू तो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन बैकवर्ड हो जाएगी और पुअर हो जाएगी। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर इज टोटली डिपेंड फॉर देयर डेवलपमेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर्स। एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल पर डिपेंड है, जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडस्ट्री परचेज नहीं करेगी उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि फार्मर को अच्छी फसल के लिए ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ चाहिए। इमेजिन दैट व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर इंक्रीज। अब सोचिए फार्मर है, उसको बेटर हार्वेस्टिंग करनी है थर्ड एग्जाम्पल में, तो बेटर हार्वेस्टिंग के लिए उसको सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं। इफ़ द प्राइस गो ऑन, प्राइस जो है वो अप हो गए हैं, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। तो ये वापस क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू बैड इम्पैक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अगर प्राइस हाई हो गए देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स विल आल्सो हाई। बाद में क्या होगा, पहली बार तो प्राइमरी सेक्टर लॉस में होगा, लेकिन बाद में वो वापस इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा पैसे लेगा। सेकंड टाइम बिल्कुल इम्पैक्ट इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, बाद में फार्मर खुद अपनी फसल को ऊंचे मूल्यों में बेचेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है कि पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फूड, इमेजिन व्हाट वुड हैपन देयर विद स्ट्राइक। सपोज कीजिए स्ट्राइक हो जाए ट्रांसपोर्टेशन की, देन व्हाट विल हैपन, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज टोटली डिपेंड फॉर सर्विस सेक्टर। लास्ट के एग्जांपल में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है। अगर आपका सर्विस सेक्टर आपको बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं दे रहा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी।